अरसम उसे लिए कमरे में दाखिल हुआ और उसे नरमी से बेड पर लटाया। उसे बेड पर लटाने के बाद वो दरवाजे की तरफ गया और आहिस्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो वापस बेड की तरफ आया तो वो आंखें मूंद चुकी थी। वो उसके बिल्कुल करीब बैठकर हौले हौले उसका सर दबाने लगा। वो मोहब्बत बड़ी नज़रों से उसके मासूम चेहरे को देख रहा था और उसकी आंखों को कोनों से निकलती नमी को देखते तड़प गया। मेरी जान, क्या हुआ? कहीं दर्द है क्या? उसकी मतफक्कर आवाज़ पर वो दीदी से आंखें वाकर गई। बताइए सोबती, कहीं दर्द हो रहा है क्या मेरी जान को? वो इसके गालों पर फैली नमी को अपने हाथों से साफ करता उसके अजियत भरी आंखों में देखता फिर से पूछने लगा। अब के वो शर्मसार होती धीरे से सर हिला गई। कहाँ दर्द है, मुझे बताइए आपको। वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में बढ़ गया, पीछे कमर पर। वो अटक अटक कर बोली तो उसकी बात सुनते ही वो उसे कंधों से थाम कर बैठ गया। वो इस वक्त अस्पताल की महसूस लिबास में थी। सफ़ेद खुली सी शर्ट और पैजामे में उसका नाजुक कमज़ोर सा वजूद छुप सा गया था। अरसम उसके पीछे आ बैठा और उसकी शर्ट पकड़कर धीरे से ऊपर उठाई। वो झिझक रहा था पर उसकी कमर पर नज़र पड़ते ही वो तड़प उठा। उसकी रूह लरज़ गई थी। कमर के बस से लेकर नीचे तक सिगरेट से दागे जाने के निशान थे, जो लग रहा था जैसे जलता हुआ सिगरेट बहुत बुरी तरह मस्ता गया हो। सहमों के ऊपर जिल्द भी छिली हुई थी। उस सुरह होती नम आंखें बांध करके खुद पर जब्त करने लगा। उस नाजुक वजूद की तकलीफ़ महसूस करते उसका कलेजा मस्सा जा रहा था। उसने दोनों हाथ चेहरे पर फेर कर अपने तासुरात पर काबू पाया और वहाँ से उड़कर अलमारी की तरफ बढ़ गया। वो वापस आया तो उसके हाथ में मरहम की डिब्बी थी। बगैर एक लफ्ज़ भी बोले उसने अरमिश को पेट के बल लटाया और उसकी शर्ट खिसका कर सहमों पर मरहम लगाने लगा। उसका हाथ जहाँ पर लगते ही वो सिसक उठी। रिलैक्स मेरी जान, सब ठीक है, हो गया बस। वो उसे पचकारता नरमी से उसके जख्मों की मसीहाई करने लगा। मरहम लग चुकी तो वो सर टेबल पर रखता खुद हाथ धोने बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो वापस आया तो वो नढाल सी करवट के बाद लेटी हुई थी। वो इसके मुकाबले बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि कमरे का दरवाज़ा नाक होने लगा। यस, उसकी इजाज़त पर दरवाज़ा खुला और ईशा आफरीदी हाथों में ट्रे थामे अंदर दाखिल हुई। अरे मामा, आप आइए आइए ना प्लीज़। वो जल्दी में अपने जगह से उठा, इन्हें जगह दे गया। बैठे बेटा, मैं तो अपनी बेटी के लिए सूप बना कर लाई थी, तुम्हारे लिए खाना भी लाई हूँ, खा लो कमरे में ही। उसे बताते ही वो ट्रे बेड पर रख गई। अरमिश उठने की कोशिश करने लगी तो अरसम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे सहारा देकर बिठाया। ईशा आफरीदी बहुत गौर से अरमिश के चेहरे पर फैली परेशानी को देख रही थी। शायद वो अब तक उनसे हुफ्ज़दा थी। अरसम, तुम खाना खाओ, मैं अपनी बेटी को खुद सूप पिलाती हूँ। वो अरमिश के गाल पर हाथ रखती प्यार से बोली तो अरसम जी अच्छा कहकर खाना शुरू कर गया। ईशा आफरीदी अरमिश के करीब बैठकर सूप के प्याले में से चम्मच भरते उसके मुंह के पास कर गई। अरमिश फ़ौरन अरसम की तरफ सवालिया नज़र से देखने लगी। अरसम की तरफ से मुस्बत इशारा मिलने पर वो आहिस्ता से मुंह खोल गई। जब तक वो सूप ख़त्म करती अरसम भी खाना खा चुका था। ईशा आफरीदी ने अरमिश का माथा चूमा और अरसम को उसका ख्याल रखने की ताकीद करती कमरे से चली गई। सुनिए, वो झिझकती हुई उससे मुखातब हुई। जी सुनाइए। वो मुस्कुरा कर गोया हुआ। ये आंटी प्यार क्यों कर रही थी? लहजे के साथ आंखों में भी मासूमियत भरी। क्योंकि ये आंटी नहीं मामा है। अरसम और अरमिश की मामा, और मामा तो प्यार ही करती है ना। वो उसका हाथ थाम कर नरमी से सहलाने लगा। क्या सच में मामा प्यार करती हैं? उसकी आंखों में मौजूद हसरत अरसम को बहुत चुभी। जी मेरी जान, सच में अभी देखा ना, मामा प्यार कर रही थी। और अरमिश तो है ही बहुत प्यारी, इसलिए अरमिश से सब प्यार करते हैं। उसकी बात सुनते अरमिश की आंखों में अब उदासी छा गई। सब तो नहीं करते। अब की बार आवाज़ इतनी कम थी कि उसके अपने कानों तक भी ना पहुंच पाई। चलिए मेरी जान, कुछ देर सो जाए, अब आप रेस्ट करें। वो उसे एहतियात से लटा कर उस पर कम्बल ओढ़ गया और उसके पास ही बैठकर हौले हौले उसका सर थपथपाने लगा। जब उसके सोने का यकीन हो गया तो उठकर टेरेस की तरफ बढ़ गया ताकि ज़रूरी कॉल्स कर सके। जहाँ आरा गमो गुस्से से पागल हो रही थी। इतने दिन गुजर चुके थे मगर अमिश का कहीं पता ही नहीं चल रहा था। जैन भी मारा मारा फिर रहा था, पुलिस भी ढूंढ रही थी। अभी तो जहाँ आरा का शोहर उस सब से लाइलम था, क्योंकि वो मुल्क से बाहर था। न जाने जब उसे इल्म होता तो क्या क़यामत आती। जैन कुछ पता चला। वो लाउंज में दाखिल होते जैन की तरफ लपकी। नहीं मामा, वो थका हार आया था। आते ही सोफे पर गिरकर आंखें बंद कर गया।
ना जाने आसमान निगल गया या ज़मीन, वो उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था, पर वो ना जाने कहाँ जा छुपी थी कि मिल ही नहीं रही थी। अब क्या होगा ज़ैन, कैसे ढूंढेंगे हम उसे? अब इतने दिन गुजर चुके, अब तुम्हारे डैड भी आने वाले हैं। वो सर हाथों में गिरा कर बैठ गई थी। मैं ढूंढ लूँगा उसे, हाँ ढूंढ लूँगा ज़रूर मैं। वो आंखें मसलता कोट कंधे पर डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो तैश में उसके कमरे की तरफ बढ़ा। अपने गुस्से में वो ये भी भूल चुका था कि किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाज़ा ना किया जाता है। वो दरवाजे का हैंडल पकड़ कर एकदम दरवाज़ा खोल गया, पर सामने नजर आते मंजर पर उसकी नज़र ठहर सी गई थी। वो दुश्मन जहाँ हल्के नीली ब्लाउज़ पैंट और सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए थे, और बिल्कुल ऐसी ही ड्रेसिंग उसकी बेटी ने की हुई थी। वो मल्ल कमर के दाएं तरफ मनाहल को उठा रखा था। उसका एक हाथ मनाहल के गिर्द मजबूती से उसे पकड़े हुए था, जबकि दूसरे हाथ में उसका मोबाइल मौजूद था, जिससे वो दोनों सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ थी। उसे तो अपनी बेटी पर हैरत हो रही थी, जो चूँ चरा किए बगैर बहुत मज़े से प्यारे प्यारे पोज दे रही थी। उफ़, ये लड़की मेरी मासूम बेटी को बिगा रही है। वो मोमन की हसीन सूरत देखता हड़बड़ा कर रह गया, जबकि उसके बालों की आबशार पर नज़र पड़ते बासम का दिल फिर से बेहुद होने लगा। लंबे बाल तो हमेशा से ही बासम अफरीदी की कमज़ोरी रहे थे। सामने मौजूद मोमल अफरीदी उसकी नफरत का प्रचार करने के बावजूद बासम अफरीदी की दिली ख्वाहिश को अपने वजूद का हिस्सा बनाए खड़ी थी। शी इज़ ए ट्रू रेपेंजल। बासम अफरीदी के दिल ने फिर से सरगोशी की थी, पर वो डपर का दिल नामी फसादी को खामोश करवा गया। नज़र घुमाते मनाहल की नज़र उस पर पड़ी तो चहचहा उठी। पापा, उसके पापा के पुकार पर मोमल आंखें घुमा कर रह गई। मीनू मेरी जान, मेरा इतना सारा प्यार काफ़ी नहीं क्या, जो तुम अपने डरकोला पापा को याद कर ही हो? हाँ, इसीलिए ना, ताकि वो अपनी सुरह आँखों और मुंह से आग निकाल के मुझे बसम कर दे। वो मसनूई गुस्से से उसे गुड्डी हुई बोली तो मीनू खिलखिला कर हंसी, जैसे उसने इस बात को बहुत इंजॉय किया हो। जबकि दरवाजे के पास खड़े वो मुठियाँ बेचता लंबे लंबे डाक पड़ता उसके सर पर पहुँच गया। तो मैं डरकोला हूँ, वो बे आग उगलने वाला। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी सद आवाज़ अपने बिल्कुल नज़दीक महसूस करती मोमल का रंग एकदम बदल गया। जी, उसके सवालिया लफ्ज़ को इकरार समझते बासम का मीटर एकदम ही शॉर्ट हुआ था। वो इसके हाथ से मनाहल को लेता ज़मीन पर उतार गया। जो मेरी जान, बासम चाचू से चॉकलेट लेकर आओ, वो लाई हैं आपके लिए। चॉकलेट मिलने की खुशी में वो सब कुछ भूलती खुशी से बाहर की तरफ भागी। उसकी यूं बेवफाई पा मोमल बेचारगी से मुंह बनाकर रह गई। बासम का ध्यान कमरे से निकलती मनाहल पर पाते वो तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी, पर उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बासम अफरीदी उसे अपनी तरफ खींच गया। उसके एकदम झटका देने पर उसने उसके सीने पर हाथ जमाया, पर मुश्किल खुद को उसके कशादा सीने से टकराने से रोका। दिल की धड़कन रफ्तार पकड़ चुकी थी, धड़कनों से उदम ही मचा दिया था। अब बताओ क्या कह रही थी मुझे तुम? वो साथ नज़रें उसके चेहरे पर गाड़े खड़ा था। कुछ भी तो नहीं। हाँ, याद आया, मैं आपकी तारीफ़, हाँ तारीफ़ कर रही थी। गड़बड़ा कर बोलती वो आखिर में होंठों को ज़बरदस्ती मुस्कुराहट में डाल गई। हाँ, झूठ बोलना तो तुम्हारा महबूब मुश्किल है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? उसकी तन से भरपूर बात पा वो तड़प ही तो उठी। जानती थी उसकी मोहब्बत के इकरार को झूठा कह रहा है। बासम जानता था कि अभी वो जवाब देगी कि नहीं। उसने बासम से कभी झूठ नहीं बोला था। जी, सही पहचाना, अभी बिल्कुल नादान थे ना, तो कुछ भी बोल देती थी। जज्बात में आकर भचकाना, जज्बात तो थे। दिल के दर्द को छुपाती होंठों पर मुस्कान सजाए बोली तो वो इस कदर कारीवार से बिलबिला उठा। उससे पहले कि वो कोई जवाब देता, दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने दोनों को ध्यान अपनी तरफ समेटा। मोमल बीबी नीचे फ़ौरन साहब आ चुके हैं। छोटी बीबी कह रही हैं उनके साथ लंच पर जाने के लिए। अगर आप तैयार हो चुकी हैं तो नीचे आ जाइए, वो इंतज़ार कर रहे हैं। मुलाजमा प्रिया अफरीदी का पैगाम देकर वहाँ से चली गई, जबकि मोमल एकदम कुछ सोचती अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वा गई। सॉरी, आपसे मज़ीद बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड 2B के साथ लंच पर जाना है। दिल जलाती मुस्कान समेत गोया होती शीशे की तरफ मतवजह हुई तो दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो तब से इस होलिये में बासम के सामने खड़ी थी, शर्म से ज़मीन पर गिरती वो भागती हुई बाथरूम में बंद हुई, जबकि उसकी आखिरी बात पा उसका खून खोल उठा। उसे से बिन बनाता वो कमरे से निकल गया। अब उसका रूह डाइनिंग रूम की तरफ था। वो फरहान से मिलता उसके सामने सोफे पर टांग जमा कर बैठा था। उसे ये फरहान नामी बिला से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। पता नहीं उसके घर वाले इस कदर मॉडर्न क्यों हो गए थे कि अकेले जवान लड़की को एक अनजान मर्द के साथ भेज रहे हैं।
बेशक दोनों का रिश्ता तय हो चुका है, पर फरहान को वो इतनी अच्छी तरह से ये ना जानते थे कि उसके कहने पर अपनी बेटी को चुपचाप उसके साथ भेज दें। उसे रह रहकर अपने घर वालों पर गुस्सा आ रहा था, पर उसके पास ऐसा कोई हक महफूज नहीं था जो उसको रोक पाता। अस्सलाम वालेकुम। मोमल की आवाज़ पर वो चौंक अपनी सोचों से बाहर आता उसकी जानब देखने लगा। कच्चे पीले रंग की लॉन्ग शर्ट और कैपरी पर हम रंग दुपट्टा एक कंधे पर रखे, लंबे बालों को जोड़े में कैद किए, हल्के से मेकअप में वो हसीन तरीन लग रही थी। उसे देखते ही फरहान ट्रांस में अपनी जगह से उड़कर उसे टिटकी बांध कर देख रहा था। वो इसकी खूबसूरत सरापे से नज़र नहीं हटा पा रहा था। जैसे देखते बासम बेचैन होने लगा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? उसके पूछने पर वो मुस्कुराती हुई सारा हलागी चली। उसके पूछने पर वो फिर से सारा हलाती बाहर की तरफ बढ़ गई तो वो भी बासम से हाथ मिलाता उसके पीछे चल दिया। बासम अपना माथा मसलता वहीं सोफे पर बैठ गया। उसे वहाँ बैठे घंटा हो चुका था। दिल की हालत अजीब हो रही थी। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे सामने से मनाहल आते दिखाई दी तो उसकी आंखें चमक उठे। वो जल्दी से मनाहल को अपनी गोद में उठा गया। पापा, मेरी ममा ता, वो रूहान सी आवाज़ में बोली तो उसके मुंह से मोमल के लिए ममा का लफ्ज़ सुनकर न जाने क्यों पर दिल धड़का ज़रूर था। बेटा, वो तो मेरी जान को अकेला यहाँ छोड़कर एक गंदे अंकल के साथ चली गई। उससे तोक़ो के आन मुताबिक वो ज़ोरों शोर से रोना शुरू हो चुकी थी। बगैर उसे चुप करवाए उसने जेब से मोबाइल निकाल कर जल्दी से मोमल के नंबर पर कॉल मिलाई। पहली बेल पर ही कॉल उठा ली गई थी। कहाँ हो तुम? कब तक वापस आओगे? इसीलिए मैं अपनी बेटी को तुम्हारे नज़दीक नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो मोहब्बत सिर्फ कुछ अरसे के लिए जागती है और तुम फिर से सब भूल जाती हो। पर तुमने मेरी एक भी ना सुनी हो। मेरी बेटी को अपने करीब कर लिया, अब उसे अपने आदि बनाकर खुद सैर सपाटे पर निकल गई हो। वो मोबाइल कान से लगाता शुरू हो चुका था। जबकि उसकी बातें सुनती मोमल दक से रह गई। वो बासम को चुराने के लिए फरहान के साथ घर से निकल तो आई थी, पर अब सख्त पछता रही थी। भला बासम को क्या फ़र्क पड़ता? उस सब से अपनी बेवकूफ़ी पर जी बढ़कर तावा रहा था। ज़्यादा मलाल तो इस बात का था कि मनाहल को अकेला छोड़ आई थी घर पर। रास्ते में उसके और फरहान के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी, पर उसकी गहरी नज़रें खुद पर पड़ते वो झंझला सी गई थी। अजीब संकी बंदा था। रेस्टोरेंट पहुँचकर वो पहले से रेज़ो एक टेबल पर आमने सामने बैठ के मोमल का सामने बैठे बंदे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर सामने बैठे बंदे का सारा इंटरेस्ट सिर्फ मोमल में ही था। अभी उनकी बात पक्की ना हुई थी, बल्कि दोनों घर वालों का कहना था कि पहले दोनों बच्चे एक दूसरे को मिलकर जान लें, तभी बात आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए वो दोनों आज एक साथ जहां मौजूद है। लंच ऑर्डर करने के बाद फरहान मोमल से उसकी पसंद नापसंद के मुतालिक छोटे छोटे सवाल पूछने लगा, जिनके वो बेजारी से जवाब दे रही थी। जैसे ही टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल बचा, वो नाम देखे बगैर जल्दी से मोबाइल उठाकर कान से लगा गई। पर मुकाबल की आवाज़ और बातें सुनकर वो दक से रह गई। रही सही कसर पीछे से आती मनाहल की रोती आवाज़ ने पूरी कर दी थी। वो बगैर कोई जवाब दिए तेज़ी से अपना बैग पकड़ती वहाँ से उठी और बाहर निकलती चली गई, जबकि फरहान उसे आवाज़ देता रह गया। वो भी जल्दी से पैसे टेबल पर रखते उसके पीछे लपका, पर उसके पहुंचने से पहले ही वो रिक्शे में बैठी वहाँ से चली गई, जबकि उसकी हरकत पर वो लपेंच कर रह गया। वो घर पहुंची तो मनाहल लाउंज में बासम के पास मुंह बसोड़ कर बैठी थी। उसे देखते वो तेज़ी से उसकी तरफ भागी। मोमल ने उसे अपनी बाहों में बेचते उसे उसके फूले फूले गालों पर जोरदार किस्म के बोसे दिए, जिस पर मनाहल हंसती हुई उसकी गर्दन में मुँह छुपा गई। उसने सामने बैठे बासम को इग्नोर किया और मनाहल को उठाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बासम सोफे पर पुरसकून अंदाज में बैठा उन दोनों की तरफ देख रहा था, जहाँ मनाहल मुँह बसोड़े हुए मोमल से शिकायत कर रही थी, जिसके जवाब में ये उसे गुदगुदा कर खिलखिलाने पर मजबूर कर रही थी। धीरे धीरे वो दोनों उसकी नज़र से ओझल हो गए। रात नूरिया काफ़ी थक चुकी थी, इसीलिए घर आते ही सो गया। अब उसकी आंखों खुली तो अकेली ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने सामने दीवार पर घड़ी में वक्त देखा तो 9 बज चुके थे। बालू को जूड़े में कैद लपेट कर वो बेड से उतरी और पास पड़े स्लीपर पहनकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसने एक नज़र अपने बंद मोबाइल पर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। लाउंज में आते ही उसे किचन से कटर पटर की आवाज़ें आने लगी तो वो मुतजस्सिस सौदे किचन की तरफ बढ़ गई। सामने नज़र आते मर्द को देखकर उसकी आंखें फैल गई, जहाँ राजा खड़ा नाश्ता बना रहा था। काली शर्ट के बाजू फोल्ड के, घुटनों से फटी हुई काली ही पैंट पहने और बालू की पोनी बनाए वो बहुत तेज़ी से हाथ में मौजूद बाउल में मौजूद अंडा फेंट रहा था। अंडा छिता पहन कर उसने चूल्हे पर मौजूद फ्राई पैन में डाला और दूसरे चूल्हे पर मौजूद सास पैन उतार कर उसमें पकती चाय शर्ट पर पड़े बड़े बड़े कपों में उंडेलने लगा। अंडा जब सही तरह पक चुका तो उसने शीशे की प्लेट उठाई और चिमटे से
अंडा उतार कर नफासा से उस प्लेट में रखा। ये सारा काम ख़त्म करने के बाद उसने नूरिया को उठाने की घर से बाहर की तरफ रुक किया तो उसे दरवाजे पर इस्तादा पाया। उसे देखते ही राजा के संजीदा चेहरे पर जैसे सोमवार का बल्ब जल उठा। उठ गई मेरी रानी, वो कहने के साथ आगे बढ़ता उसका माथा चूम गया। जी वो सिर पर तेज सर झुका गई। मैं नाश्ता बना चुका हूँ, बाहर तो सर्दी है, अंदर बेड पर ही जाकर बैठो, मैं नाश्ता लगाता हूँ। वो उसका सिर पर तगाल थपथपा का बोलता पीछे हटकर बर्तन उठाने लगा। मैं हेल्प करूँ प्लीज़? उसके पूछने पर वो मुल्कों से देखने लगा जो कन्फ्यूज सी उंगलियां मरोड़ रही थी। नहीं मेरी रानी, आज के दिन इस गुलाम को मौका दो अपनी हिदमात को, उसके बाद ये घर तुम्हें ही तो संभालना है। उसकी मुस्कुरा कर कहने पर वो सर हालाती वहाँ से निकल आई। एक तो उस आदमी के डायलॉग्स बंदा फजूल में ही हिफत ज़्यादा होकर रह जाता। वो हड़बड़ा कर कमरे की तरफ बढ़ गई। नाश्ता बेहद मज़े का बना था। राजा ने इतनी परफेक्ट पराठे बनाए थे कि नूरिया की आंखें खुली की खुली रह कि वो पराठे देखकर वो तो इतने गोल और परफेक्ट पराठे बनाने का ख्वाब भी देख सकती थी। उसने कहाँ किए थे कभी ऐसे काम। नाश्ता करने के बाद राजा उसे लिए छत पर चलाया। ठंडे मौसम में ऐसे चमकीली धूप का निकल आना भी नेमत ही होता है। वो दोनों छत पर मौजूद चारपाई पर बैठे हुए थे। नूरिया बहुत इश्तियाक से उससे पास मौजूद घरों की छतों पर नज़र डाल रही थी। कुछ लोग उन्हीं ही की तरह छत पर बैठे धूप से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे तो कुछ औरतें कपड़े धोकर सूखने के लिए धूप में डाल रही थी। नूरिया के लिए यह माहौल नया मगर दिलचस्प था। अपने हाथों को मजबूत गिरफ्त में पाते उसने गर्दन मोड़कर राजा की तरफ देखा तो उसकी महवियत देखकर वो नज़र झुका गई। वो इस कदर गहरी नज़र से देखता था कि उसकी नज़रें नूरिया को खुद में करती हुई महसूस होती थी। मेरी तरफ देखो मेरी रानी, उसकी गंभीर आवाज़ पर झिझकती हुई धीरे से गालों पर सजदा रेज पलके उठा गई। पर उसकी बोलती हुई निगाहों किताब ना लाते फिर से लड़सी पलके गिरा गई। अपनी शहादत की उंगली उसकी थोड़ी के नीचे रखकर उसका चेहरा उठाता वो उसकी लड़सी हुई पलकों पर फूंक मार गया। वो अपनी सुनहरी आंखें ज़ोर से मीच गई। वो धीरे से उसके बिल्कुल नज़दीक खिसक आया। वो झिझकती हुई पीछे हटने लगी तो वो उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू लपेटा उसे अपनी तरफ खींच गया। वो दोनों में फासला रखने के लिए तेज़ी से अपना नाजुक हाथ उसके सीने पर जमा गई। सब देख रहे होंगे उसका इशारा आसपास मौजूद घरों की छतों की तरफ था। राजा किसी के बाप से भी नहीं डरता, तुम क्यों इतना डरती हो? एक बाजू से उसके नाजुक कमर को जकड़ रखा था जबकि दूसरे हाथ की उंगली से उसको हमदार पलकों को छूता। वो उसके होश उठाने लगा। नहीं मैं तो क्यों डरने लगी? वो खुद को मजबूत साबित करने लगी पर लड़सी हुई आवाज़ ने साथ ना दिया। माल्टे खाओगी? एकदम उसकी बात बदलने पर वो आंखें उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। रुको, मैं बस यूँ गया और जो आया। उसके गाल पर चुटकी बढ़ता वो नीचे चला गया जबकि उसकी हरकत पर वो फिर से सुरह पाट गई। 5 मिनट बाद वो वापस आया तो वो दोनों हाथों ऊपर करके इजी होकर बैठी थी। उसने हाथ में मौजूद टोकरी दरमियान में रखी और खुद भी पाँव ऊपर करके उसके मुकाबले बैठकर टोकरी में माल्टों के ऊपर पड़ी प्लेट उठाकर सर पर रखी। चलो रेस लगाते हैं, देखते कौन ज़्यादा माल्टे छिलता है। वो दोनों बात ऊपर उठाकर बोला तो वो भी पुरजोश होती तेज़ी से सर हिला गई। 3, 2, 1 गो। नूरिया के कहते ही दोनों ने तेज़ी से माल्टे छीलने शुरू कर दिया। नूरिया बहुत नफासा से एक एक माल्टा छील रही थी जबकि राजा तेज़ी से हाथ चलाता आगे बढ़ रहा था। मैं जीत गया। सारे माल्टे छीले गए तो वो दोनों हाथ उठाकर चहका। नूरिया जिसका पूरा ध्यान अपने हाथ में पकड़े माल्टे को छीलने की तरह था, उसकी फतह का ऐलान पर उसने राजा और उसके छीले हुए माल्टे पड़ गया तो उसका मुंह सदमे से खुल गया। ये क्या किया आपने? माल्टों को छीलने की बात हुई थी, इन्हें ज़ख्मी करने की नहीं। आपने तो बेचारों को शदीद ज़ख्मी कर दिया। उसकी आवाज़ में भी सदमा था। मेरी जान, बात तो माल्टे छीलने की हुई थी ना कि नफासत की। तुम्हें किसने बोला था कि इस कदर मोहब्बत से छीलो? उसकी चिढ़ती हुई आवाज़ पर वो मुँह बसोड़ कर रहेगी। आप कितने बड़े चीटर हैं। राजा वो से शर्म दलाती बोली। उफ़ यार, तुम्हारे मुँह से अपना नाम सुनकर किस कदर अच्छा लगता है मुझे। अगर तुम जान जाओ तो बाहुदा मुँह छुपाती फिरोगी। तुम्हारी ये नरम और नाजुक से लब जब मेरे नाम में डलते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे खुशनुमा फूल चढ़ रहे हों या जैसे खुशनुमा तितलियाँ इर्द गिर्द उड़ती फिर रही हूँ। जी चाहता है कि तुम्हारे याकूती लबों से अपना नाम चुनकर खुद में जज़ब कर लूँ। उसकी गंभीरता लिए खूबसूरत आवाज़ में बोले जाने वाले अल्फाज नूरिया की जान लबों पर ले आए थे। वो लाल गुलाबी होती चेहरा हाथों में छुपा गई। मेरी जान, वो उसके हाथ पीछे करता उसके माथे पर बोसा दे गया। उससे पहले कि वो मस्जिद को पेश
कदमी कदर नीचे दाखिल दरवाज़ा पूरी तरह दड़दड़ाया गया। राजा बदमज़ा होता पीछे हटा। मैं देखता हूँ कौन है। उसके बताने पर वो यूं ही सर झुकाकर आसपास में सर हिला तो वो नीचे की तरफ बढ़ गया। नीचे आकर राजा ने दरवाज़ा खोला तो सामने मौजूद शख्स को देखते हुए उसके तासरात एकदम तन गए।